Hello dear student, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 7 in which we will see the Stern-Gerlach experiment part 2. In the part 1, we already discussed about the experiment. तो जो सिल्वर एटम होता है वो ओवन में से उसको हिट करते हैं और उससे कोलिमिनेटेड बीम तैयार करके एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं। तो पास करने के बाद हमको ऐसे दिखाई फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर में हमको टू लाइंस दिखाई दिए। इन द absence of magnetic field or in the absence of magnetic field or homogeneous magnetic field, we found only one line on the photographic plate, but this silver beam of atom which is passing through the passing via magnetic field, so we observe the two split up line. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में देखा था। तो क्या होता है कि इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखने से वहां पे जैसे कि सिल्वर एटम है, मैग्नेटिक डायपोल इसके अंदर से पास होती है और पास होने के बाद एक उसका स्प्लिट अप होता है दो इसमें। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लाइन दिखती है, नॉन यूनिफॉर्म में दो लाइन का स्प्लिट अप होता है। तो क्या होता है कि वहां पे जो डायपोल है वो डायपोल पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों भी पोल के ऊपर में डिफरेंट फोर्स एक्ट्स होते हैं। एक पोल के सपोज एक पोल के ऊपर में थोड़ा ज़्यादा फोर्स एक्ट्स हो गया, दूसरे पोल के ऊपर में कम फोर्स एक्ट्स हो गया। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो डेविएट हो जाता है। अब कितना डेविएट होता है ये हम इसके थ्योरी में देखेंगे। तो डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन है कि एक्सप्रेशन फॉर द डेविएशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटॉमिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो डेविएशन देखते हैं, उसके बाद हम इसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। So this is the theory of Stern-Gerlach experiment, in which we will see the expression for maximum displacement of atomic magnet. Atomic magnet को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होता है। मतलब हमने जो अभी थोड़ी देर के पहले चर्चा की थी कि एटॉमिक डायपोल मोमेंट को जो स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक डायपोल मोमेंट या फिर एटम सिल्वर एटम जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करते हैं उसको, तो उसका डेविएशन होता है एक लाइन इन द होमोजेनियस और इन द absence of magnetic field we observe only one line on the photographic plate, but when the atomic dipole or atom passing in the inhomogeneous magnetic field, then this one line is split up into two. Okay, ये हमने डिस्कस किया था। और जब वो स्प्लिट अप होता है तो वो उसके ओरिजिन पास से डेविएट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, इसलिए वो एक का दो इसमें ऐसा स्प्लिट अप होता है। तो कितना डेविएट होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट वहां पे होता है, वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड है। उसी का एक्सप्रेशन हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी ऑफ द स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट। सो एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये H, इसके अंदर में जो A और B ये है एटॉमिक डायपोल जिसकी लेंथ है L। ओके, ए और बी उसके पॉइंट्स है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस को प्लेस किया और इन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर उसको रखते हैं तो वो उसके मैग्नेटिक फील्ड से एक्स एक्सिस से डेविएट होता है और वो एंगल क्रिएट करता है थीटा। सो लेट H be the non homogeneous magnetic field along the x axis, okay, and let dH by dx, okay, it's a field gradient change in homogeneous बोलने के बाद चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, inhomogeneous magnetic field मतलब changing magnetic field with respect to x, so dH by dx with the field gradient, and let L be the length of the atomic magnet, okay, and here theta be the angle mixed by L with the field direction। ठीक है, वो इस तरीके से उसने ऐसा एंगल क्रिएट किया थीटा। ओके, नाउ लेट P be the pole state। ये A और B पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर में उसकी पोल स्टेट रहेगी। ओके, नाउ हियर ये अगर हम एटॉमिक डायपोल मोमेंट कंसीडर करते हैं A और B जिसकी लेंथ L है, ठीक है, तो जब उसको मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में रखते हैं तो उसके दोनों एंड पे फोर्स अप्लाई होता है। दिस फोर्स इज नथिंग बट अ ट्रांसलेटरी फोर्स। ठीक है, नो अनबैलेंस। तो क्या होता है कि कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा
और कुछ ये डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, जिसकी पोजीशन यहाँ पे P रहेगी, यहाँ पे भी P रहेगी। तो इसको हम एक्सटेंड करके मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, देखिए यहाँ पे जो दो पॉइंट पे पोज स्ट्रेंथ रहेगी, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसने एंगल क्रिएट किया थीटा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल से अगर इधर खिसकता है और थीटा इतना एंगल क्रिएट करता है, इसलिए हमें इसको लिखते हैं हम एल कॉस थीटा। कॉस थीटा लेने के कारण कि वो हॉरिजॉन्टल से उसने एंगल क्रिएट किया, इसलिए वो ये फैक्टर आएगा एल कॉस थीटा। तो ये पॉइंट पे उसकी पोस्ट पी एच इतनी पोस्ट स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे फैक्टर आएगा एच प्लस, अगर ये दोनों भी इसके पैरेलल रहते थे तो एच ही रहती थी, लेकिन इसने सम एंगल क्रिएट हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये एंगल की वजह से, ये इस पोजीशन की वजह से यहाँ की इसकी फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी एच प्लस एल कॉस थीटा इंटू डी एच बाय डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एच इज द फील्ड स्ट्रेंथ एट एंड ए, एट एंड ए H is the field strength, okay, and then at end B, its field strength become H plus L cos theta dH by dx। अब यहाँ पे जो है L cos theta, cos ये जो फैक्टर इधर थीटा की एंगल कितना डेबिट हो, इसलिए यहाँ पे फैक्टर है L, ये उसकी लेंथ है, cos थीटा जो कि एंगल उसने वर्टिकल से मेट किया है, और विद रिस्पेक्ट टू x जो फील्ड ग्रेडियंट है dH by dx वो यहाँ पे लिया है। तो ये B पॉइंट पे जो पोज स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है, B पॉइंट पे जो पोज स्ट्रेंथ रहेगी, ये पॉइंट पे A पॉइंट पे जो पोज स्ट्रेंथ है वो है PH, और B पॉइंट पे जो पोज स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी H प्लस P इंटू H प्लस L cos theta dH by dx, ठीक है। So at a point P, at a point B, the field strength is at a point B, other end field strength is P into H plus L cos theta dH by dx, and at a point A, the field strength is PH, okay. Pole strength, field strength is H, pole strength is PH, and here field strength is H plus L cos theta dH by dx, and pole strength is P into H plus L cos theta dH by dx, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस दोनों एंड पे, A और B एंड पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, and this force is a translatory force, so that here we can write it as force acting on a pole A, force acting on a pole A, force acting on a pole A, here we can write it as P into H, okay. Pole A is equals to P into H, and force acting on a pole B can be written as so P H plus L cos theta dH by dx, okay. Now thus force acting on two poles, thus force acting on a two pole are different. Hence, translatory force is, and translatory force can be written as Fx. Therefore, Fx is a translatory force, can be written as, there is difference between these two forces, so that we can written as P into H plus L cos theta dH by dx minus
PH. Now we can solve this equation. P fx equals to PH, P को मैं अंदर मल्टीप्लाइट कर दूंगा, PH plus PL cos theta dH by dx minus PH. So this minus PH plus minus PH get cancelled. So translatory force become a P into L cos theta dH by dx. Okay. So now therefore it can be written as fx equals to, now here see we can written as PL cos theta is equals to mu. We know that, and mu is the magnetic moment. Mu is the magnetic moment. Okay. So therefore the above equation can be written as fx equals to mu dH by dx. Okay. So this can be considered as equation number 1. Okay. Now we know that here m is the mass of the atom. M is the mass of the atom. So according to the Newton's second law, general force can be written as Fx equals to mass into acceleration. So if we compare this two equation, we can written as mu dH by dx into m into a. Okay, or therefore here we can written as a equals to mu by m dH by dx. Okay, this is acceleration. This is the acceleration of atomic dipole moment. Okay, now we want to find the displacement. Okay, we want to find the displacement of atomic magnet, or deviation we can say here. So displacement or deviation. Now we know the acceleration. Now by using the second kinematical equation, we know the kinematical equation for displacement or deviation. The deviation or displacement, formula for displacement here represented as d equals to displacement ut plus half at square. U is the initial velocity of atomic dipole moment, v is the final velocity, a is the acceleration, t is the time, d is the deviation or displacement of the atomic dipole moment. Okay, so by using this formula we can find out the displacement. Okay, so for using this second kinematical equation, we have to find out the displacement of atomic dipole moment. So we know the acceleration. If you put the acceleration in that equation, and u is the initial velocity, u is the initial velocity, and it is 0. So if you put the 0 here, the term becomes d equals to only half at square. Okay, and we also know that velocity equals to distance upon time. Velocity of atomic dipole moment is nothing but the distance covered with respect to time, or time can be written as distance upon velocity. Okay, you see, simply we put here L by V in the place of t, and mu by m dH by dx in the place of a. So this equation become d is equals to half mu by m dH by dx into L by V whole square. So this is the expression for maximum displacement of atomic magnet. So this is a deviation or displacement which is depending on the, if we, let us suppose that mu and m are constant and L and V are also constant. So finally the displacement or deviation of the atomic dipole magnet is defined upon the field gradient dH by dx. Okay, so these are the expression for
maximum displacement of atomic magnet. By using this equation we can find out the maximum displacement, or any other, if you know the d or any other if you know the d and missing any other factor, we can find out any factor by using this equation. Okay, this is a theory of the Stern-Gulage experiment, expression for maximum displacement of atomic magnet. ओके, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो एक्सप्रेशन निकला है डेविएशन का, डिस्प्लेसमेंट का, कि जो मैक्सिमम डेविएशन होता है एटॉमिक डायपोल का वो डिपेंड होता है फील्ड ग्रेडियंट पे. ओके, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं हम इसके रिजल्ट के बारे में. तो ये जो स्टर्न-गल्लाच एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया है वेक्टर एटम मॉडल का. तुमने लेक्चर नंबर 5 में वेक्टर एटम मॉडल के बारे में देखा था कि वेक्टर एटम मॉडल में दो कंसेप्ट है, स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब होता था कि जो एटॉमिक डायपोल है या एटम है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखने के बाद अगर क्लासिकली देखा जाए तो उसके वो रैंडम ओरिएंटेशन उसका रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एटम मॉडल इट इज नॉट ओरिएंटेड इन अ रैंडम मैनर, इट ओरिएंटेड इन अ क्वांटाइज्ड स्टेट. सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज स्पेस क्वांटाइजेशन. और हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, वो साथ ही साथ उसके खुद के एक्सिस के अराउंड भी रोटेट होता है. तो इट्स कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका प्रूफ दिया है स्टर्न-गल्लाच एक्सपेरिमेंट में. तो चलिए देखते हैं कैसे किस तरीके से प्रूफ दिया है. पहला प्रूफ है स्पेस क्वांटाइजेशन. सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक मैग्नेट कैन ओरिएंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड हेंस डिफ्यूज ट्रेस शुड बी ऑब्टेन इन एक्सपेरिमेंट. अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका ओरिएंटेशन ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रहता था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमको अगर वैसा रहता था तो एक्सपेरिमेंटली हमको सिंगल लाइन ना दिखाई देते हुए मल्टीपल लाइन दिखाई देती. जैसे भी इस एक्सपेरिमेंट में हमको 2 लाइन दिखाई दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 2 लाइन दिखाई दी है. ठीक है, तो ये 2 लाइन ना दिखाई देते हुए हमको यहाँ पे मल्टीपल लाइन दिखाई देती थी अगर वहाँ पे रैंडम ओरिएंटेशन रहता था. ठीक है, तो ये तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया है कि अगर यहाँ पे रैंडम ओरिएंटेशन रहता था तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हमें दिखती थी, लेकिन मल्टीपल लाइंस नहीं दिखे हैं, तो 2 ही लाइन दिखे. तो थियोरेटिकली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरीके से 2 लाइन दिखे. बट अकॉर्डिंग टू द स्पेस क्वांटाइजेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन आर लिमिटेड टू टॉइज J+1 वेयर J इज अ टोटल क्वांटम नंबर. ओके, तो क्लासिकली अगर हम देखते हैं तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से डिफ्यूज ट्रेस अगर दिखाई देते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दिया, हमको सिर्फ 2 लाइन दिखाई दी. ठीक है, तो उसका कारण यहाँ पे ऐसा है कि स्पेस क्वांटाइजेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन लिमिटेड टू टॉइज J+1. ओके, तो ये जो टॉइज J+1 है इसके वैल्यू के ऊपर से उन्होंने ओरिएंटेशन डिसाइड किया है. अब J क्या है? J है टोटल क्वांटम नंबर, ये हमने क्वांटम नंबर में देखा है. ठीक है, और J क्या रहता है? J की वैल्यू रहती है L+S, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर का कॉम्बिनेशन मतलब J. तो फॉर सिल्वर एटम इन ग्राउंड स्टेट, अगर सिल्वर एटम ग्राउंड स्टेट है, जो कि यहाँ से अभी हमने उसको ग्राउंड स्टेट के सिल्वर एटम को ही हमने पास किया है, अगर सिल्वर एटम ग्राउंड स्टेट का है, ग्राउंड स्टेट में है, तो उस केस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो रहता है उसका 0, L=0, और स्पिन एक तो प्लस हाफ और यहाँ पे माइनस हाफ 2 ही रह सकती है. तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं स्पिन प्लस हाफ. ठीक है, तो L+S करते हैं हम, तो L+S=J होता है, वो J आ रहा है हाफ. तो J अगर हाफ है तो J की वैल्यू मैं इसके अंदर में पुटअप करूंगा. इफ यू पुट अ वैल्यू ऑफ J इज हाफ, सो वी गेट हाफ, 2 get cancel, 1 + 1 is 2. So total we get a twice J+1 value is 2. Therefore 2 trace should be obtained. इसीलिए 2 ट्रेस यहाँ पे दिखाई दी. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली भी यहाँ पे 2 ट्रेस दिखाई दी. अगर रैंडम ओरिएंटेशन रहता था तो डिफ्यूज ट्रेस दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ से प्रूफ होता है कि उसका ओरिएंटेशन रैंडम नहीं है, क्वांटाइज्ड है. ठीक है, और दूसरा प्रूफ है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन हैज ओनली ऑर्बिटल मोशन एंड हैज नो स्पिन, दैट इज S=0. अगर स्पिन नहीं लेते हैं हम, अगर मान लीजिए कि क्लासिकली इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, उसका कोई स्पिनिंग मोशन नहीं है, अगर हम यहाँ पे स्पिन 0 कंसिडर करते हैं तो ग्राउंड स्टेट में L=0 है. अभी थोड़ी देर के पहले हमने यहाँ पे देखा L=0, तो यहाँ पे S=0 लेते हैं. तो L=0, S=0, then total J=0. If you put the value of J=0 here, we get a 1. The value of twice J+1 is 1.
but experimentally we found is a 2. So therefore atomic beam should not split up after passing through the non-homogeneous magnetic field. अगर इसकी वैल्यू 1 रहती है तो बीम स्प्लिट भी नहीं होती थी नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट पास करने के बाद, लेकिन वो बीम वहाँ पे स्प्लिट अप हो रही है. इसका मतलब क्या कि वो वैल्यू 1 नहीं है, वो वैल्यू 2 है. अब 2 कब रहेगी? जब हम स्पिन को कंसिडर करेंगे, और स्पिन को कब कंसिडर करेंगे? जब स्पिन की वैल्यू हाफ लेंगे. सो बट अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एटम मॉडल, इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन मोशन. Then for silver atom in ground state, L equals to 0, S equals to half. Hence, twice J plus 1 L is 2. Therefore, atomic beam should split into 2 lines. Okay? तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट बताता है. ठीक है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक 2 लाइन. ये 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन ही यहाँ पे दिया है कि 2 लाइन क्यों दिखाई देती है, और वेक्टर एटम मॉडल का प्रूफ स्टर्न-गरलैच ने किस तरीके से दिया. ठीक है? तो वेक्टर एटम मॉडल के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन का कंसेप्ट लेने की वजह से पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर में किस तरीके से होना चाहिए वो यहाँ पे क्लियर हो गया. और एटम को, एटॉमिक सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो लाइन स्पेक्ट्रम स्प्लिट होते हैं, एक लाइन का स्पेक्ट्रम मल्टीपल लाइन में दिखाई देता है, फाइन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसका रीजन मतलब जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट का रीजन भी वेक्टर एटम मॉडल से मिलता है. क्यों मिलता है? कि स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट कंसिडर किया इसलिए. So this is all about the vector atom Stern-Gurlic experiment, and Stern-Gurlic experiment gives us proof of vector atom model. Okay, so this is all about the Stern-Gurlic experiment. So thank you very much for watching this video.